यूपीएससी 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि इस बार के अटेम्प्ट में एक फाइनल जगह बनाई जाए। तो क्या वो रणनीति होनी चाहिए कि जिससे हम इस बार प्रीलिम्स 2023 क्वालिफाई कर पाएं। कौन कैंडिडेट्स कितने समय से पढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता है। कभी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए मैटर ये करता है कि आपकी किस तरीके की आप रणनीति को लेके चल रहे हैं, आपका प्लानिंग क्या है, आपके सोर्सेज क्या हैं, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो हम कम समय में हम कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे जो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे बड़ा हर्डल जो है वो सीसेट है। तो सीसेट का जो पेपर है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए सीसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जिनका कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए सीसेट भी एक बहुत बड़ी बाधा है, चैलेंज है। तो अब अगर जिनके लिए सीसेट कंफर्टेबल है तो उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि इसको हल्के में लेना मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आपदा होगी। और अगर आप बिल्कुल ही सीसेट में कुछ नहीं जानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न होते हैं अगर आप उन पर अच्छी पकड़ बनाएंगे, और हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत होती है, हर व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होती हैं। मछली की शक्ति पानी के अंदर है, बंदर की शक्ति पेड़ों के ऊपर है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो आप उन चीजों को मत देखिए जो आपकी निगेटिविटी है, आप उन चीजों को देखिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की डेली लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं मान के चलता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में आप कुछ अच्छा कर पाएं। और साथ ही साथ अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को ठीक से देखेंगे तो उसमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करें जिससे कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार और जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ऐसी एक सूची तैयार करें और उन पर जो है आप लगातार काम करें। अगर आप डेली 2 आवर्स देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो मनोस्थिति है, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो निश्चित रूप से चेंज होगा। तो सीसेट पर आप डेली काम करेंगे, जैसा मेरा आपको एडवाइस है, आप एरियाज को देखें कि कौन कौन सी आपकी शक्ति है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। निश्चित रूप से होगी आपके पास वो स्ट्रेंथ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो सीसेट में जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 80 क्वेश्चंस आते हैं, उन 80 क्वेश्चंस में अगर आप एग्जाम हॉल में 50 सही क्वेश्चन कर पाएंगे तो अगर निगेटिव मार्किंग भी होगी तो आप जो है आउट नहीं होंगे एग्जामिनेशन के रेस से। तो कहने का मतलब है कि लोग अगर 80 क्वेश्चंस करते हैं तो 40 क्वेश्चंस में 1 आवर आपको देना होगा, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चंस करते हैं तो 1 आवर में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप पहले से डिसाइड करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस पे आपको काम करना है। तो ये रणनीति ही आपको जो है सीसेट में आपको क्वालिफाई कराएगी। आप बिल्कुल मत डरें, आप उन चीजों के पीछे मत भागें जिसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप उन चीजों को देखें कि जिस पे आप अपनी पकड़ बना के सीसेट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक रीजनिंग का एग्जाम है। तो सीसेट की बात हमने की है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की, जीएस के पेपर की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीएस में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देख के ऐसा उसके जो कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ पिछले सालों में कहीं भी 50 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं गया है। अतः हमें ये मान के चलना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस में अगर आपके 50 प्रश्न सही होते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग।
100 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, एक सुरक्षित है, एक अच्छा स्कोर है। अब यहाँ पे 50 प्रश्न कहने देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 50 प्रश्न आप करके आएंगे। तो 50 प्रश्न करने के लिए लगभग आपको जो है 80 से लेकर 90 क्वेश्चन, 80 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि निगेटिव मार्किंग के बाद भी आप एक सेफ स्कोर कर सकें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिससे कि आप आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। अब सवाल उठता है कि 80 से 90 क्वेश्चन जो अगर आप कर पाएंगे या करना है आपको, तो वो कैसे किए जाएं इतने कम समय में, क्योंकि फरवरी का महीना आज 2 फरवरी है और 28 मई को आपका एग्जामिनेशन है। तो आप देख लीजिए मोटा मोटी तौर पे आपके पास फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है। मई में हम लगाएंगे तो 20 दिन और हम मान के चल सकते हैं, तो लगभग जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने हो गए हैं, और साथ ही साथ एक आधा महीना भी हम जोड़ सकते हैं। ये जो समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अब सबसे खास बात यह है कि कौन कितने समय से तैयारी कर रहा है, ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ऐसा आप सोच के मत चलें। डिपेंड ये करता है कि आपकी क्वालिटी स्टडी क्या है, और अगर आपकी क्वालिटी स्टडी है तो ही आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कितना मटेरियल है, आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। आपकी सक्सेस तभी डिपेंड करेगी जब आप क्वालिटी ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। कोई भी सफलता, कोई भी सक्सेस बिना रणनीति के, बिना इंप्लीमेंटेशन के कभी भी कोई भी सफलता जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सिविल सर्विसेज भी उसका अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं। क्या किया जाए, ऐसी कौन सी रणनीति हो जिस पर हम काम करें? तो मैं आपसे जो कुछ कहना चाहता हूं, जो शेयर करना चाहता हूं, उनको ध्यान से आप सुने। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें सिलेबस हमारे 3 पार्ट्स में है। एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टैटिक पार्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरा पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो छोटा पार्ट है, कम समय में तैयारी की जा सकती है। एक ऐसा पार्ट है जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। हम मोटा मोटी तौर पे ये 3 हिस्सों में चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्या इस समय बुक्स पढ़ने के लिए क्या हमारे पास समय है? पहला प्रश्न तो हमको ये सोचना है। दूसरा प्रश्न हमको गंभीरता से सोचना है कि क्या हम कितने बार रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये सोचना ये जरूर है कि हम रिवाइज कर रहे हैं, हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्या हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, उनके बनाए जाने का तरीका, उनका टेक्निक, उनको किस तरीके से डील किया एग्जामिनेशन हॉल में कैसे डील किया जाता है, क्या इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ हैं? तो ये जरूर सोचें आप। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी मन में ये मत सोचें वो छूट गया, ये रह गया, ये पढ़ा नहीं, वो देखा नहीं, ये किताब बाकी है, वो नई आई है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो पूरा पढ़ना है, बजट आया वो भी देखना है। ये कुछ इस तरीके की आपाधापी है जो आपको सिलेक्शन के पास तो नहीं, दूर तो जरूर लेके जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके लिए यहाँ पे एक शांत चित्त होना चाहिए, आपको धैर्य होना चाहिए आपके पास में, एक आपका अच्छा प्लान होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे फिल्टर कहाँ पे कैसे करना है, हमें हमेशा ये देखना है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो सामान्य अध्ययन के अगर हम उन एरियाज को सर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप इस प्रकार की तैयारी बिल्कुल ना करें। जैसे कुछ टॉपिक है, एक एक करके करें। कि जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफी प्रश्न पूछे गए। ये बिल्कुल समझना ना सही नहीं होगा कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी, इस बार भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हम साइंस टेक की तैयारी करें, ये कहना तो गलत होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं बुद्धिमानी होगी, एक अच्छा डिसीजन होगा कि साइंस एंड टेक को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे कि अभी साइंस एंड टेक में
डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप शांति से बैठें कि आज से मुझे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब सारी चीजें अलग रखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक का लिस्ट तैयार करें और आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए, नहीं तो आप किसी टीचर की, किसी सीनियर की कंसल्टेशन ले सकते हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे इस बार के एग्जाम के लिए तैयार करने चाहिए। अगर आपके अंदर खुद इतनी अच्छी समझ है तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद वो, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आप ये मत सोचें कि आगे क्या होगा, आप ये सोचें कि मुझे 31 जनवरी तक पिछले एक साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी नई नई इनोवेशन हुए हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5G काफ़ी चर्चा में रहा है, तो 5G के बारे में आप देख सकते हैं। पिछली बार क्रिप्टो करेंसी चर्चा में थी तो क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एक साल के अंतर्गत, किसी सीनियर की सलाह से, किसी के एडवाइस से, और जैसे मैंने रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसी जानकारी है तो उसकी लिस्ट तैयार करें और उनको जो है आप उनकी अवधारणाएं, सोर्स कोई भी हो सकता है, आप सोर्स के पीछे बच जाइए कि एक ही सोर्स से करना है, मुझे नहीं लगता है। आपको जो अच्छा लगता है सोर्स आप उससे कीजिए, लेकिन इतनी जरूर बात है कि आप उनको कम समय में बहुत ज्यादा सोर्सेस से नहीं, जहां पे आपको वो टॉपिक अच्छे से समझाया जाता हो वहां से आप उसको करें। और सारे अवधारणाएं करने के बाद आप उससे रिलेटेड आपके पास टेस्ट पेपर होना चाहिए। यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो आप करके ही आएंगे। एक बहुत बड़ी कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एग्जामिनेशन में आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, बिकॉज आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर को डील नहीं किया है। तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो लिस्ट तैयार करने के बाद उनको आप तैयार करें और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर को भी आप लेके रखें, क्योंकि आपकी तैयारी में आपको क्या क्या चीजें देखनी हैं, क्या फैक्ट्स देखने हैं, क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है, कैसे प्रश्न बनेंगे, तो टेस्ट सीरीज को भी साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड लेके रखेंगे तो तैयारी एकदम अच्छी होगी। क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक एग्जाम के पैटर्न पर चल रही है, उस नेचर के हिसाब से चल रही है। नहीं तो जब आप तैयारी करेंगे तो होगा ये कि कुछ ऐसी चीजें भी आप नोट डाउन करेंगे जो कि किसी भी मतलब की नहीं होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप पहले 10 दिन डिसाइड करें कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है, कम समय में ये बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो एक तो पार्ट आपका जनवरी तक का साइंस एंड टेक 10 डेज में तैयार हो गया, अच्छे खासे प्रश्न होते हैं। अब जब आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाए तो ऐसी स्थिति में अब हम दूसरे टॉपिक को डिसाइड करेंगे। अब हम सोचेंगे, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक चीज और बता दूं, कोई रेफरेंस नहीं लेना है, ये आपके लिए सिर्फ करंट अफेयर्स की बात है, आप थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दें। और ऐसे प्रश्न अगर आप इन पे अगर आप कमांड कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से जो है आप इनको कर सकते हैं। जैसे आपको ये नेचर भी पता होना चाहिए कि डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लंपी डिजीज है, इस बार चर्चा में थी, एमपॉक्स वायरस है, WHO ने जो मंकी पॉक्स को नाम दिया है। तो इस प्रकार से आप देखें, एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखें, उसके बेसिस पे लिस्ट तैयार करके काम करें साइंटिफिक अप्रोच में, तो ही कुछ होगा, नहीं अदरवाइज क्या होगा, आपका एक्सपेंशन जितना ज्यादा होगा उतना परफॉर्मेंस आपका डिस्टर्ब होगा। तो पहली बात तो यह है 10 दिन डिसाइड करें और विद इन 10 डेज ये मिशन होना चाहिए तो ही आप कुछ कर पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। यहां पे एक सबसे खास बात है, बहुत सारा मार्केट में मटेरियल है, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, कम समय में करना है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप पिछले 10 साल के पेपर आप लें। अब 10 साल के जो पेपर्स आप लेंगे उसमें आपको एक चीज तो देखने को मिलेगी, एक तो ये पता चलेगा कि यूपीएससी में पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें वो पूछता है, और उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। और उसके बाद उनकी जब लिस्ट आपको तैयार हो जाएगी तब आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब किसी सीनियर, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी सीनियर की एडवाइस या कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ऐसा है जो उस संबंध में जानकारी रखता है,
फिर एक लिस्ट तैयार करें कि ये चीजें पूछी गई हैं, इसके बेसिस पे और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। एक माइंड पहले तो आइडिया होना ही चाहिए, और उसके बाद जो है फिर आप पिछले समय में करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें चर्चा में रही हैं, जैसे अभी कोप 27 हुआ है हमारे यहाँ, जो भी इन्वायरमेंट वेटलैंड्स की आप बात करेंगे, सेकेंड 5 है, तो वेटलैंड्स में क्या क्या चीजें चर्चा में रही हैं। तो इस तरीके से जो करंट अफेयर्स आपका अपडेट है, एक्ट्स हैं, लॉज हैं, कानून हैं, इन सब का के बारे में जैसे आप स्टैटिक पोर्शन आप तैयार करेंगे, उसके लिए भी आप 10 दिन का समय लें, और 10 दिन का एक टारगेट रखें कि मुझे सारे टॉपिक्स करने हैं, और कम समय में हो सकता है इन्वायरमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप थोड़ा सा उसमें इंटेलिजेंस यूज करते हैं तब ऐसा हो पाएगा। करंट अफेयर्स को साथ में ही अपडेट कर लें, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, साथ में ही आप उसको अपडेट कर लें, तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट साइंस इन टेक आप 10 डेज में तैयार करें, उसके बाद आफ्टर 10 डेज फिर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी तैयार करें, और ये एक मिशन मोड में काम करें। देखिए, प्रोग्राम के बेसिस पर नहीं, मिशन मोड में जब आप काम करेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा कि साइंस इन टेक से पूछे जाने वाले प्रश्न हम कर पाएंगे और इन्वायरमेंट को भी हम कर पाएंगे। तो देखिए, आपका जब साइंस इन टेक तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की जब आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस टेक के लिए आप डेली जो है 10 to 20 मिनट्स आप निकालें कि आपने जो चीजें पहले तैयार की उनको रिवाइज कैसे करें। तो अगर आप उनको साथ में रिवाइज करते जाएंगे तो आपके 2 फायदे होंगे, एक तो साइंस टेक हमेशा तैयार रहेगा, साथ में इन्वायरमेंट भी आप तैयार कर रहे हैं। तीसरा जो पोर्शन होगा जब आप तैयारी करें, तो तीसरे पोर्शन पे आप ध्यान दें, वो ध्यान दें आप मॉडर्न इंडिया को। मॉडर्न इंडिया में एक सबसे खास बात है, बहुत सारी किताबें पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में कोई रिसर्च करके पेपर सेट नहीं किया जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बुक्स पूछी जाती हैं, जैसे कि जो इवेंट हुए उनके कारण पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो एक छोटी सी, अगर आपके अंदर एक अच्छी सी समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप अगर पिछले 20 साल के मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस पेपर अगर आप सॉल्व कर लें उनको अच्छे से, और उन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस कर लें, मेन चीजें अगर आप नोट डाउन कर लें, तो मॉडर्न इंडिया के प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के प्रश्न लगभग जो है 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। 2022 एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी मॉडर्न इंडिया कम आएगा, तो ऐसा समझना गलत होगा। मॉडर्न इंडिया के मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के ही आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं। देखिए, भूगोल में या ज्योग्राफी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करना है और फिजिकल ज्योग्राफी भी करना है, इंडियन ज्योग्राफी भी करना है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का एक मेरा अपना मानना है कि एक सिलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पास में है, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो करें वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। तो एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? एग्जाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी आज करंट कॉन्टेक्स्ट में पूछी जा रही है, जैसे कि करंट अफेयर्स में जो भी प्लेसेस हैं, चर्चा में हैं, न्यूज़ में हैं, जैसे वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई वॉल्केनोज जहाँ जहाँ अभी वो घटनाएं जो हुई हैं उनको आप एक बार देखें, जैसे साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप जो कह सकते हैं कि रिवर सिस्टम का जैसे टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1-2 टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है जिन पे ही आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप कह सकते हैं वर्ल्ड मैप पे थोड़ा फोकस करेंगे, तो मैप में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से मैप, पहले आप लिस्ट तैयार करें कि कौन कौन से मैप आपको तैयार करने हैं जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी में कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, और उसके साथ साथ जो है जलवायु विज्ञान। ये तीनों टॉपिक मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट प्रारंभिक परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से देखे जाएं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये संभावना आप लेके ना चलें, लेकिन हाँ, अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए भी आप डिसाइड कर लें कि मुझे कितने समय देना है, उतने समय सीमा में एग्जाम के पैटर्न पे सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, यूपीएससी कॉन्सेप्ट फोकस करता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि पहले लिस्ट तैयार करें, फिर आप देखें कि कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे जाने से निगेटिविटी एक ये है कि आप इतने ज़्यादा
इतने ज़्यादा रिसर्च करते जाते हैं कि फिर वो टाइम पॉजिटिव वे में न जाके वो निगेटिव वे में चला जाता है। तो अगर आप इस पर संयम रख पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, तो इंटरनेट बहुत अच्छी कह सकते हैं आपके लिए रिसोर्स संसाधन हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति या टेंडेंसी है तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो इससे आप बचें। एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल लेके और उसके बेसिस पे आप ए टू जेड ना पढ़ें, आप डायरेक्टली हिट करें, देखें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसका आंसर निकलता है। तो ये एक इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा एक कह सकते हैं कि आपका एक रणनीति है कि किस तरह आप जो है मिशन मोड में जो है काम कर पा रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में भी ऐसा ही है कि पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप पॉलिटी में कर लेते हैं और सारे प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करें, क्योंकि कितना भी पढ़ते रहेंगे वो पढ़ाई कभी खत्म होने वाली है नहीं, कभी नहीं खत्म होगी। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो हमेशा ही होता है। पिछले 20 साल को प्रश्न पत्र सॉल्व करें, प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, वो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक को ले जो इस बार काफी चर्चा में रहे हैं, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम काफी चर्चा में रहा है, पिछला PIL काफी चर्चा में रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको फोकस करना ही चाहिए, ये महत्वपूर्ण भी है काफी आपके लिए। तो इस प्रकार से पॉलिटी के लिए भी आप कुछ एक टाइम, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टाइमलाइन, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ही को डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से कि आप कितने समय में उसको कर सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद फिर टॉपिक बचता है आपका, वो बचता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जो मेंस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आर्किटेक्चर एंड आर्ट फॉर्म है, अगर आप ये 2 टॉपिक ठीक से तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कल्चर में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप ये 2 टॉपिक ठीक से तैयार करते हैं तो ठीक ठीक स्थिति है, पोजीशन अच्छा रहेगा, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। जहां तक मैं एंशिएंट और मेडिवल की बात करता हूं, तो एंशिएंट और मेडिवल कल्चर जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। एंशिएंट और मेडिवल की आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे किताबें पढ़ने का आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए, उनके आंसर्स को देखा जाए, टटोला जाए, समझा जाए, तो आपको जो पिक्चर क्लियर होगी बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। जैसे कि UPSC एग्जामिनेशन में एक बार पूछे गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो एक वहाँ की सोशल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए और एंशिएंट और मेडिवल को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। कारण उसका यह है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं UPSC एग्जामिनेशन में 80-90 क्वेश्चंस करने हैं, तो कम से कम सिलेबस में कम से कम इतना तो कमांड होना चाहिए कि आप ये देख पाएं, समझ पाएं वहां पे कि कौन से एरिया से कह सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से बना है, क्या बना है, कम से कम समझ तो पाएं इस चीज को, ताकि एक पॉसिबिलिटीज भी निकल के आए। अगर आपने पढ़ा नहीं है, इग्नोर किया है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एंशिएंट मेडिवल में कुछ टॉपिक बहुत गंभीरता से पढ़े, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। बुद्धिज्म से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ एक टाइम को यूटिलाइज करके जो है आप तैयारी करें। और आपाधापी अगर आप करेंगे, ये छूट गया, वो छूट गया, इतने टाइम बजट में तैयार कर दिया, उतने टाइम हमारा क्या बोलते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे में तैयार कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं इकोनॉमिक सर्वे का। मैंने देखा है कि बच्चे जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट पे बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इससे उनका क्या होता है, टाइम किलिंग होता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आप देखिए आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरा सजेशन है आपको, आप समझिए। एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा ये बात। 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप 10-12 क्वेश्चन उस टॉपिक से छोड़ रहे हैं जिसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को इतना टाइम या दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, ये मैं मान के चलता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई कह सकते हैं संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मुख्य परीक्षा में ज्यादा काम आता है। लेकिन अभी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो देखिए ऐसा है कि मैं आपको पहले भी मैंने यही सेंटेंस कहा था कि कौन कितने समय से काम कर रहा है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर बिल्कुल ये करता है कि आप क्वालिटी ओरिएंटेड कितना समय दे रहे हैं, आपका पर डे के हिसाब से क्या डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन को लेके आप चल रहे हैं, कितना क्वालिटी ओरिएंटेड चीजों को आप पढ़ रहे हैं। आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं नहीं, आप क्या पढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जो जो चीजें आप पढ़ते जाएं उसके साथ साथ एक रिवीजन मोड भी साथ में बना रहना चाहिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर डेली का प्रैक्टिस करना चाहिए। कहीं टेस्ट सीरीज जाके, मेरा अपना मानना है, कहीं टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाना आना टाइम बर्बाद करना, ठीक है, आपकी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि टॉपिक वाइज, जैसे मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस होने चाहिए, उनको आप बैठ के प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें, और जब आपकी सारा प्रिपरेशन आपका हो जाए तब आप कहीं जो है 10-15 टेस्ट आप दे सकते हैं, और इससे फायदा आपको ये हो जाएगा कि एक एग्जामिनेशन का एक आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक फीलिंग मिलेगा, उससे उस हिसाब से जो है। लेकिन देखा यह गया है कि टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जिससे कि आप डिमोरलाइज भी हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। तो देखें कि अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी है जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब एग्जाम के पैटर्न पे बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, ये डिसाइड करना, निर्णय करना आपकी बुद्धिमत्ता होगी। और उस हिसाब से अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे और उस हिसाब से आप काम करेंगे तो कभी भी कोई भी नियोजित तरीके से किया गया प्रोग्राम जो है हमेशा सक्सेस होता है, सफल होता है। इम्प्लीमेंटेशन उसका सही होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने, बहुत सारे टॉपर्स ने कम समय में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही क्वालिफाई नहीं किया बल्कि फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप एक नियोजित तरीके से अगर आप तैयारी को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। तो मैंने एक शॉर्ट मैं आपको समझाया कि अपने मन की बात आपके सामने रखी कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को क्रियान्वित करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। कभी भी अगर आपको कोई भी आवश्यकता हो, एग्जामिनेशन में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।